हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सास की चाल। बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी रंजीत ने जवाब नहीं दिया। चाय ठंडी हुए जा रही थी, इसलिए विवश होकर मैं ही ऊपर पहुंच गई, जहां दिव्या अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गुटरुगों में मेरे तीक्ष्ण क्षण चाय पीनी है ने विघ्न डाल दिया। दिव्या वहां से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकती नीचे उतर आई। बेशरम कहीं की, माँ के सामने ही उनके बेटे से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। माँ, कहाँ है मेरी चाय। नीचे आकर रंजीत ने पूछा। देख रंजीत, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने में खड़े तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर करते रहते हो। बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती हैं माँ। हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं, बात बढ़ते समय नहीं लगता। मेरी भक्ति में बल पड़ रहे थे। अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण सी दिव्या से नज़दीकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रंजीत के कुछ भी तो नहीं है कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। दिव्या के बदले रुख पर मैं हैरान परेशान रहती थी। आजकल आए दिन कभी पकौड़े की प्लेट तो कभी अचार की शीशी लिए हाजिर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो घर पर आधम की। उसे देख मैंने कहा, सूट तो बड़ा सुंदर है, इसे दिखाने आई थी आप पकौड़े देने। कुछ भी समझिए आंटी जी। वैसे कैसे लग रही हूँ। ठीक है, मुझे कहना पड़ा। उसे देखकर ही मैं शंकाग्रस्त हो जाती। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल होता है। हम 3 बहनों की संतानों में रंजीत इकलौता था। पति के खानदान में भी वह सबसे बड़ा और लाड़ प्यार से पला था। उसकी शादी को लेकर हम सब ने बड़े सपने संजोए थे, किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जल्दी ही रंजीत ने दिव्या से विवाह की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले रंजीत की अकेली विवाहिता बहन रागिनी ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली, पर रंजीत प्रभावहीन रहा। बोला, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी, मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस दिव्या से शादी करवा दीजिए। करवा दूंगी, सारे निर्णय तो खुद ले चुका है। शादी भी कर ले, ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ नहीं आ रहा है। हमारी जात की है, पढ़ी लिखी है, धनी परिवार की है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद है। मैंने जैसी बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। सिर चढ़ी नखरेल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें। शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है। वाह भैया, आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तू चुप रहे मम्मी की चमची। अभी 2 दिन में आकाश के पास चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपनी पसंद से शादी, मैंने कोई विरोध किया था। रागिनी चुप हो गई। उसने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले रंजीत के पापा बोले, रंजीत की शादी दिव्या के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग। यह सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। शादी की तैयारी करो। उसके बाद सबने चुप्पी साध ली। शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाई में 5 तोले का हार दिया, लेकिन यह देखकर मेरा मुंह उतर गया कि दिव्या के माता पिता ने दान दहेज काफ़ी कम दिया था। हालांकि बारातियों का स्वागत बढ़िया था। दिव्या की व्यक्तिगत सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की थीं, पर हर पारंपरिक सास जैसे घर के अन्य सदस्यों व वर के लिए कीमती गिफ्ट व नकद की अपेक्षा करती हैं। मैं भी कुछ उसी तरह की अपेक्षाएं पाली बैठी थी, पर रंजीत के पिता का सख्त निर्देश था कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल दिव्या बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वह आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज कर बैठ जाती, लोगों से चहक चहक कर बातें करती। क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है, दादी ने फूफा जी के लिए भेजा है। उन डिब्बों को स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज न था, लेकिन फूफा बुआ मात्र की भावना चुप जाती। जिस दिन रंजीत दिव्या नैनीताल जा रहे थे, दिव्या ने आकर मुझसे कहा था, आप परेशान मत होइएगा, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। रागिनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहाँ से लौट कर आएँ तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना ज़िंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। हाँ और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में भी थी। कुछ दिनों बाद रंजीत दिव्या लौट कर आए। काफ़ी गिफ्ट्स, मेवे मिठाइयाँ लेकर आए थे। दिव्या शाम को ही मायके जाकर काफ़ी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो। रंजीत, कल तुम्हें बैंक जाना है। दिव्या, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतजाम मैं कर दूंगी। मैंने कहा। दिव्या ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी।
दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह पराठा सेकने लगी थी, लगा कि आज रंजीत ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पदचाप ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूड़ियाँ भेजी हैं। सुबह का नाश्ता हो जाएगा, तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा लाती रहोगी? अब छोड़ो यह सब। लेकिन दिव्या ने मेरी एक ना सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहा। कभी कभी तो वह कचौड़ी, हलवा, पोहा का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पी कर छत से डिब्बा पुनः देने के अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह ना पाती। रंजीत की सहजों मिल रही थी उसे। नई नवेली अर्धांगिनी के 100 खून माफ़ होते हैं, लेकिन असली गलती दिव्या की माँ कर रही थी। सो एक दिन बिना पूर्व सूचना के मैं उनके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे तनिक विचलित दिखीं। खूब आवभगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने दिव्या को काम काज नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो दे देती हूँ। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित ना होगी। आप बहुत आगे की सोच रही हैं। एक माँ की तरह सोचें तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। दिव्या की माँ अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे दिव्या की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, वह घर की छोटी है, इसीलिए दायित्व भाव नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में जरूरी है, वरना वह उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी। मैं घर वापस आ गई। दिव्या ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह भी रंजीत के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में बना बनाया मेरे द्वारा परोसा खाना खाकर सो जाती। शाम की चाय मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो ज़रूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे ही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम सोचती हो वह अभी से तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो जाएगी। पापा ठीक कहते हैं माँ, रंजीत बोलता। दिव्या उनकी कृतज्ञ रखती और मुझसे कुपित रात में कहती, मैं रोटियां बना दूंगी, सलाद काट दूंगी, बाकी मेरे हाथ की बनी सब्जी तो आपको पसंद नहीं आएगी। अब मैं घर में मुफ्त की नौकरानी थी। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, घर की सफाई और सजावट, मेहरी के पीछे पीछे घूमना। मैं चाहकर भी उससे कुछ कह ना पाती। वह हमेशा मुझसे एक अनिश्चित दूरी बनाकर रखती। घर में एक और औरत के आ जाने से मेरी अपेक्षा बनी रहती कि दिव्या मेरी कुछ मदद करे। इसके लिए विरोध स्वरूप कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर पड़ी रही कि दिव्या कुछ करे, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उसके घर से सुबह शाम टिफिन आने लगे। वह टिफिन लेकर स्कूल जाती, वहाँ से लौटकर सीधे मायके जाती, खा पी कर लौटती। कभी कभी स्कूल में काम ज़्यादा होने पर मायके ही रुक जाती। अब घर में एक अलग ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि दिव्या रंजीत के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी है, कहीं और जहाँ से रंजीत का बैंक पास पड़ता हो। मैं यह सब बातें सुनकर सन्न रह गई। रंजीत से पूछा तो उसने इसे हल्के में लिया। मम्मी, मैं दिव्या के योजनानुसार तो नहीं चलूँगा। हाँ, उसके पापा का फ्लैट है तो 2-4 दिन जाकर रह सकती हैं। रंजीत से बात करके कुछ तसल्ली हुई। छत पर कपड़े सुखाते दिव्या की भाभी से बात हुई। वह चुपचाप ननद को योजनाओं को सुनती रही। लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुम है। दिव्या की मेरे प्रति बेरुखी से मैं आहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में असमर्थ थी। सोच से कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे दिव्या खोई खोई सी लगती। उसका चहकना, उछलना कूदना, उधम मचाना सब बंद हो गया था। कुछ सोचती रहती। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफिन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर चाय खाना सबके लिए बनाती, अपना टिफिन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके ना जाकर सीधे घर आती। दोपहर का दाल चावल बनाने में मदद करती, परोसती बटोरती। शाम को जल्दी सोकर उठ जाती, घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती। चाय पीकर स्कूल का काम करती। रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती। आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पांव लौट आती। वह मसाला पीसती, भरसक स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेकती, कोई मीठा जरूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती ही रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। कहती, दिव्या आज की सब्जी अच्छी बनी है तो वह खुश हो जाती। थैंक यू मम्मी जी।
मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने दिव्या के स्कूल जाने पर रंजीत को पकड़ा। मामला क्या है रंजीत? जिस लड़की को मैं समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? माँ, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तो सीधे शब्दों में बता। बातें घुमा फिरा कर कहना छोड़। उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। दिव्या को समझाने की कोशिश करती है तो भाभी हत्थे से उखड़ जाती हैं कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो जो मैं यहाँ मरती रहूँ। दिव्या की माँ दिन रात रोती रहती हैं, इसीलिए वह बहुत परेशान रहती है। दिव्या ने कुछ चर्चा करने से मना किया है। वह यह सब सोच सोच कर हलकान है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं। ओह, यह बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठीं, लेकिन मैं चुप रही। दिव्या का घर के कामों में मन न लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलगाववादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। दिव्या ने जो कुछ यहाँ किया था, वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो अब परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली थी। दिव्या स्वयं मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं उससे बोलने बतियाने लगी, वही सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं, कटुता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी हैं। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बंटी नेहा जैसा मानती थी, इसीलिए तो मैं भी मायके से जुड़ी थी। अब न जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सब ने ना निभा पाने का ताना देती रहती हैं। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। मेरा मन भीग गया, लगा रागनी मेरे गले लगकर खड़ी है। मम्मी जी, मैंने भी इस घर और आप सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया, या नहीं सोच पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ, वैसी ही आशा आप सब भी मुझसे करते होंगे। जीवन का केवल एक पक्ष देखा था मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दिया। आगे संक्षेप में यह कि अब मैं पति पुत्र बहू के साथ आनंद जीवन यापन कर रही थी। एक आध महीने बाद सुना कि दिव्या के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। दिव्या की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ मेल मिलाप पूर्वक रहने लगी हैं। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा। लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते बगल की छत पर दिव्या की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी, घर में सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाया और बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर घर कला का नाटक किया था ताकि दिव्या को अपने दायित्व का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। स्वयं को संभाल कर मैंने दबे सुर में कहा, बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी दिव्या को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बाद में जानने पर कुछ ना होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कानो कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे उतर गए। मैं कृतज्ञ थी। जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी गम मुसीबत लिए चलती रहती है, उसमें ठहराव नहीं आता। किंतु संतोष व कृतज्ञता के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई शख्स निस्वार्थ भाव से दूसरों की मुश्किलें आसान करता है और गाड़ी पटरियों पर सरपट दौड़ने लगती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।